सिविल मामलों में जब कोर्ट के समक्ष कोई दावा पेश किया जाता है तो उसमें पार्टियों के नाम कैसे लिखे होते हैं और क्रिमिनल मामलों में जब कोर्ट के समक्ष कोई चार्जशीट पेश होती है या फिर कोई इस्तगासा पेश किया जाता है तो उसमें एक्यूज हो गया, परिवादी हो गया, उनका नाम कैसे लिखा हुआ होता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस पे वीडियो बनाने का निवेदन भी किया है और ये पूछा भी है कि ये कैसे कैसे लिखे होते हैं, मुझे संक्षिप्त में आप बताइए। तो मैं उन्हें उसका जवाब देकर नहीं बता सकता था, यानी कमेंट में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने एक वीडियो ही बना दिया इस विषय पे। आप यदि ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब बात करते हैं मेरे सब्सक्राइबर द्वारा जो पूछा गया सवाल है कि पार्टियों के नाम सिविल दावे में कैसे लिखे होते हैं और क्रिमिनल मामलों में जो इस्तिगासा कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है उसमें पार्टियों के नाम कैसे लिखे होते हैं, या फिर कोई चार्जशीट कोर्ट के समक्ष आई हो तो फिर मामला पार्टियों को किस हिसाब से लिखा जाता है, जो भी मामला चलता है कोर्ट के अंदर उनमें पार्टियों के नाम कैसे कैसे होते हैं, तो उन्हें आज के इस वीडियो में विस्तृत से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल मामलों की। सिविल मामला मतलब जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को निश्चित करवाने जाता है, अपने दायित्वों को निश्चित करवाने जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति का ये दायित्व है, ये मेरे अधिकार हैं और मेरे अधिकार ये निश्चित कीजिए आप। कोर्ट के समक्ष इस मामले में कोई वाद पेश करता है तो सिविल मामलों में हमेशा कोर्ट के समक्ष दावा पेश किया जाता है किसी भी प्रकार के कोई अधिकार को तय करवाने के लिए। अधिकार कैसा भी हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई ज़मीन का विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी का, जैसे आप भूखंड का, इनका कुछ भी कोई भी विवाद हो सकता है, सिविल विवाद होता है। अब एक चीज़ माने, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, अपने अधिकार को निश्चित कराने के लिए कोर्ट में जाता है तो ए नाम का व्यक्ति यहाँ वादी है, यानी प्लेंटिफ है। वादी को इंग्लिश में प्लेंटिफ कहा जाता है। अब ए नाम का व्यक्ति, इसके भाई भी 4 भाई हैं, तो अगर वो साथ ए के साथ जाते हैं, दावा पेश करते हैं, तो ऐसी दशा में ए बी सी डी जो भी इनके नाम होंगे ये सारे वादी बन जाएंगे क्योंकि इन्होंने एक साथ में मिलकर दावा किया है अपने अधिकार को तय करवाने के लिए। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लेंटिफ हो जाएंगे, वादी हो जाएंगे। सबसे पहले इनका नाम ऊपर लिखा जाएगा कोर्ट के नाम के नीचे। सबसे पहले तो कोई भी प्लेंट होता है, कोई भी दावा होता है, उसमें सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखते हैं, वाद संख्या जो भी होती है। अब एज इट इज़ नंबर लिखेंगे, जैसे ए का पिता, डी मान लो, कुछ भी आप मान लो, उनका नाम लिखेंगे पूरा। उसके बाद बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये सारे प्लेंटिफ है, वादी हैं, तो इनका सारा करब आ जाएगा। फिर आएगा वर्सेज यानी बनाम। अब बनाम में जिसके विरुद्ध रेमेडी चाहिए गई है, कोई भी व्यक्ति होगा, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट पर्सन्स भी हो सकता है, तो उसे बनाएंगे डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। तो जस्ट वादी के जो नाम लिखे होते हैं उनके जस्ट नीचे प्रतिवादियों के नाम लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, ये 4 भाई थे, ये एक वाद लेके जाते हैं कोर्ट के समक्ष अपने अधिकारों को तय करवाने के लिए, तो इन्हें वादी बना लिया गया क्रम से। अब ये जिस व्यक्ति के विरुद्ध लेके जाते हैं वह व्यक्ति इनका पड़ोसी है और वो 5 आदमी हैं, तो अब उनका क्रम से नाम लिखा गया 5, 1 2 3 4 5 क्रम से उनका नाम लिखा। उनकी फिर लास्ट में लिख दी समझ जाति वगैरह, निवासी वगैरह, यहाँ के ये सारी चीज़ें उनके में जो भी दावा है उसमें लास्ट में लिख दी गई सारी चीज़ें। तो आप ये जान लें कि सिविल दावे में जो कोई व्यक्ति वाद पत्र पेश करना चाहता है, कोई दावा लाना चाहता है, उन्हें वादी बनाकर उनका नाम, ये वादी यानी प्लेंटिफ, अगर आप वादी को इंग्लिश में प्लेंटिफ मान ले, वादी बनाकर पेश करते हैं तो उनका क्रम से नाम आ जाता है। उसके बाद बनाम में, वर्सेस में जिसके विरुद्ध रेमेडी चाहिए गई है उसका नाम आता है। तो ये तो हो गया सिविल मामले। अब बात करते हैं क्रिमिनल मामले की। जैसे ए नाम के व्यक्ति ने सी नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई, सी की जगह 5 आदमी और जोड़ ले, सी डी ई जो भी जोड़ना चाहे आप, 5 आदमी, ए नाम के व्यक्ति ने 5 व्यक्तियों के खिलाफ क्या करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई। तो अब जैसे ही इसमें कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश होगी तो ये मामला चलेगा सरकार वर्सेस ABCD जो भी होगा, जो भी जिन भी व्यक्तियों को एक्यूज्ड बनाया गया, यानी 5 नाम के व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन मतलब अनुसंधान, उस मामले में, उस मामले के तथ्यों से जो अधिकारी परिचित होता है और ये पता है कि हाँ मामला बन रहा है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश होती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल होती है मामले में। साधारण भाषा में देखें तो वैसे इंक्वायरी करने का काम ओनली कोर्ट का होता है, लेकिन साधारण शब्दों में समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी अनुसंधान करती है, अन्वेषण करती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, ए ने 5 व्यक्तियों के नाम एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने पाया कि हाँ 3 व्यक्ति ही इसमें एक्यूज्ड है। तो पुलिस क्या करती है, 3 व्यक्तियों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करती है, यानी चार्जशीट पेश करती है। अब ये मामला क्या चलेगा, जैसे ए ने एफआईआर दर्ज कराई तो ए का नाम नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे,
उसमें आएगा सरकार यानी स्टेट, क्योंकि कोई भी अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होकर समाज के विरुद्ध होता है, सरकार, तो इसमें पार्टी बनती है सरकार। तो जिसने एफआईआर दर्ज कराई ए ने, उसकी जगह नाम आ गया स्टेट यानी सरकार का, राज्य का नाम आ जाता है। अब बात करते हैं उसके विरुद्ध में, वर्सेस यानी बनाम। बनाम में जितने भी 3 एक्यूज है, पहले 5 थे लेकिन पुलिस ने 2 के नाम हटा दिए, चार्जशीट आई मात्र 3 व्यक्तियों के खिलाफ, 3 को पुलिस ने एक्यूज बनाया, तो अब तीनों का नाम आ जाएगा क्रम से, जिस भी पुलिस जो भी हिसाब से लिखना चाहे 1 2 3 क्रम से तीनों का नाम आ जाएगा। अगर आप कोर्ट में ये तो थी चार्जशीट की बात कि कोर्ट में चालान पेश होता है। वैसे कोर्ट को जनरली कोई प्रोसीडिंग जो पुलिस वगैरह है वो कोई फॉर्मेट में कोर्ट में नहीं आते हैं कि हाँ ये फॉर्मेट ऐसे मैंने जो बताया, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई इस्तगासा पेश होता है कोर्ट के समक्ष तो वो एक फॉर्मेट में पेश किया जाता है, जैसे कोई दावा पेश होता है उसी सेम फॉर्मेट में। अब उसमें इस्तगासा जब आप कोर्ट के समक्ष पेश करते हैं तो आप यानी जो परिवादी हैं आप अपना नाम लिखेंगे, किसी राज्य का नाम नहीं लिखेंगे। कोर्ट के समक्ष ध्यान रखें, आपराधिक मामलों में यदि कोई इस्तगासा पेश किया जाता है तो सबसे पहले उस इस्तगासे को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम आता है। ये व्यक्ति एक व्यक्ति हो सकते हैं, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। परिवादी कितने भी व्यक्ति बन सकते हैं, कंप्लेनेंट कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। अब जैसे ही सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आ जाता है जिस कंप्लेनेंट करता है, शिकायत करता है, जो परिवादी हैं, उसके बाद में वर्सेस लग के जितने भी व्यक्तियों के खिलाफ आप रेमेडी चाहते हैं, आपराधिक कार्रवाई जो उन व्यक्तियों के खिलाफ चाहते हैं, तो ऐसी दशा में उन्हें क्रम वाइज A to Z जो भी उनके नाम होंगे, वो भी एक व्यक्ति हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जितने भी एक्यूज्ड हैं उनके सब के क्रम वाइज नाम आ जाएंगे उसमें नीचे लिखे हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सिविल मामलों में सबसे ऊपर वादी का नाम लिखा जाता है। वादी एक व्यक्ति भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो ABCD, फिर वादी आगे सारे, फिर बनाम वर्सेस लगता है और उसके बाद डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी आते हैं। प्रतिवादियों में एक से ज़्यादा है तो A to B जो भी आप लिखना चाहे वो सारे क्रम से आ जाते हैं। बनाम लग के बीच में वर्सेस यानी बनाम लगता है इनके। क्रिमिनल मामले में अगर कोई इस्तगासा पेश होता है तो ऐसी दशा में सबसे पहले परिवादी का यानी जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट कर रहा है, उस व्यक्ति का सबसे ऊपर नाम लिखा जाता है। ये एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद वर्सेस लगता है, बनाम लगता है और उसके बाद जो भी एक्यूज्ड आप बनाना चाह रहे हैं जिन भी व्यक्तियों को, उनके सबके नाम लिखे जाते हैं क्रम वाइज। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, जब नाम लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है। जैसे A नाम का कोई व्यक्ति है, वादी है, एक्यूज्ड है, कुछ भी आप मान लें इसे, तो वहाँ लिखेंगे A, फिर पुत्र, वो अगर जेड उसका पिता है तो आप लिखेंगे A पुत्र Z, फिर उसकी उम्र लिखेंगे आप 20 साल, 25 साल, 25 वर्ष। फिर उसके बाद आएंगे जाति, फिर जाति आप इंडिकेटेड करेंगे जो भी जाति होगी उसकी। फिर आप आओगे निवासी पे, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का निवासी है। जैसे वो जयपुर का है तो जयपुर में कौन सी कॉलोनी का है। जैसे चोमू पुलिया का आप मान लें तो निवासी चोमू पुलिया, फिर कॉलोनी का नाम लिख के जयपुर राजस्थान। ये सारी चीज़ें आप लिखे होते हैं उसमें, जो भी आपने दावा किया है, इस्तगासा पेश किया है कोर्ट के समक्ष, उसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। और साथ ही मेरा आपसे एक निवेदन भी है, आप मेरे वीडियो को जो कि कानून के विषय में होते हैं, जो कि मैं लोगों में जागरूकता लाने के लिए बनाता हूं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन वीडियो को जिस किसी प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद है उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन वीडियो को देखें और अपने कानून के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ा सके और जागरूकता बढ़ा सके। धन्यवाद।